अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब मुनीर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। अब एक नई सुबह आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लगता नहीं कि वकला कुछ काफ़ी पीछे रह गए हैं और हालात बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो सैटरडे को वो ओथ लेंगे। हम तवक्को रखेंगे कि ओथ लेने के बाद जो है वो जो ये 26वीं आईनी तरमीम है इस पे डिलिबरेट करेंगे। कैसे डिलिबरेट करेंगे सर? समझते हैं कौन पिटीशन दायर कर रहा है, कौन सी बार? देखें, ये फैसले तो मेरे ख्याल से जब नेशनल एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कुछ मेंबरान जो है वो जुम्मे को मिलेंगे, कुछ जो है शायद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद जो है साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई ऐसी ख़ास देर नहीं हुई है। मगर सर जब वो अप्रोप्रिएट फोरम सैटरडे को हल्फी तरमीम शुदा आइन के तहत उठाएंगे तो फिर कैसे उसी तरमीम पर गौर करेंगे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। जो ओथ है उनका टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा मवाद आता है जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर से तजाद रखता हो तो उन पे ये जिम्मेदारी होगी कि उसको स्ट्राइक डाउन करें। ये तो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस आपको याद होगा, उसमें भी तो आईनी तरामीम आई थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स आए थे विद अ सनसेट क्लॉज। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर अपना फैसला सुनाया था। तो कोई लीगल इम्पेडिमेंट तो मुझे नज़र नहीं आता है। लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे या रेगुलर बेंचेस में जाएंगे? भाई, अगर कोई प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी है, कोई ड्यूरेस है, कोई कोर्जन है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का सवाल तो नहीं है। फिर आप रेगुलर बेंच में जाएंगे। जो भी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो इसको टेक अप कर सकती है। मगर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी ही तकर्री को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं? ये इनकी तकर्री जो है वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है। उनको ये तरामीम जो है इसको होलिस्टिक मैनर में देखना पड़ेगा कि इनका नेट इफेक्ट जो है इस तरमीम का जो है वो क्या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को इंटरफेयर कर रहा है, क्या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में एक इम्बैलेंस है, क्या अदलिया की आज़ादी सिक्योर है। ये इसका प्रेसिडेंट है। आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस के अंदर कुछ जज साहबान बैठे थे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे, उनको वापस जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में आना पड़ा। सदमत उस्मानी साहब एक मिसाल हैं। मगर मुनीर मलिक साहब, क्या एक जज को हल्फ उठाने से पहले एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना चाहिए और सोचना और देखना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे को ले रहे हैं जो ओहदा नतीजा है एक मतनाज़ा आईनी तरमीम का? तो क्या ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड हल्फ उठाने से पहले नहीं करनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज को? नहीं, वो हल्फ उठा रहे हैं टू प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हल्फ उठा रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई विल प्रोटेक्ट, डिफेंड द 26th अमेंडमेंट। ये तो हल्फ आपको याद होगा जब PCO का हल्फ होता था तो उसमें था कि आई विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द PCO। इस तरह का तो कोई हल्फ नहीं है। आइन का हल्फ जो है जो शेड्यूल में है वो तो चेंज नहीं हुआ अमेंडमेंट से। मगर क्या वो किसी ऐसी आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए खुद भी बेंच पर मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो बेनिफिशियरी थोड़ी होंगे उनके। अगर एट वर्स्ट जो है वो अफेक्ट ही होंगे, बेनिफिशियरी तो नहीं होंगे। मलिक साहब, आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है? चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज हैं। जी, आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है इस आईनी तरमीम पे?
और क्या वजह है कि आप समझते हैं कि इस आइनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी? मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो जुडिशल कमीशन बनाएगी। ये अनहर्ड ऑफ है कि वो कमेटी जो डोमिनेटेड है बाय पार्लियामेंटेरियंस एंड द एग्जीक्यूटिव, वो डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन सी होंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की इंटरनल वर्किंग के अंदर जो है इंटरफेरेंस है। ये तो अदलिया की आज़ादी पे एक डायरेक्ट अटैक है। बेंच बनाने का प्रोगेटिव जज साहिबान के पास है। उसमें जो है चाहे वो 3 मेंबर कमेटी हो या मास्टर ऑफ द रोल्स बनाए, 2 ही व्यूज है ना। लेकिन ये तो कभी भी व्यू नहीं है कि बेंच जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। नहीं, मगर जुडिशल कमीशन से बड़ा और इंटरफेरेंस क्या हो सकता है? मगर जुडिशल कमीशन के अंदर बार काउंसिल का भी एक नामजद नुमाइंदा होगा, तो पहले आप वकला हज़रात अपनी बार काउंसिल को तो मना लें, बाद में सुप्रीम कोर्ट को मनाने की कोशिश करें। देखें मती, बेंच बनाने के अंदर तो बार काउंसिल का भी कोई राइट नहीं होता है। तो फिर बेंच तो जुडिशरी खुद बनाएगी। तो पहले बार काउंसिल को तो मना लें, उनको कहें कि अपना नुमाइंदा मत भेजें जुडिशल कमीशन में। नहीं, वो तो देखें, वो जो जुडिशल, हम ये नहीं कहते कि जुडिशल कमीशन बाय इटसेल्फ जो है उसकी हम तायद नहीं करते। हम उस जुडिशल कमीशन का बेंचेस बनाने के इख्तियार पे ऑब्जेक्ट करते हैं। देखें ना, एक तो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसमें तो ठीक है, बहुत से मुल्कों में है कि एग्जीक्यूटिव का एक से होता है, बहुत से मुल्कों में है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्फर्मेशन होता है, पार्लियामेंट्री हियरिंग्स होती है, कांग्रेशनल हियरिंग्स होती हैं, ये ठीक है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, एक सर्चिंग इंक्वायरी होती है फिटनेस पे, क्वालिफिकेशंस पे, जुडिशल फिलॉसफी पे, उसके माजी पे, उसका क्या किरदार रहा है, वो जब वकालत के पेशे में था या जज था तो उसकी जुडिशल फिलॉसफी क्या थी, वो तो ठीक है अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन बेंचेस बनाने के अंदर यह तो द एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट विल बिकम अ जज इन इट्स ओन कॉज। आपसे बेहतर इस असूल को कौन जानता है कि एक शख्स अपने कॉज के अंदर जो है जज नहीं हो सकता। मगर आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस बनाना भी डिसीजन का एक पार्ट है। लेकिन पहले आपको याद है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले बेंच जिस तरीके से बनते थे वो भी तो जजों की तरफ से एक सियासत होती थी ना। तो अब अगर सियासतदान ये सियासत कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, तो पहले ऑब्जेक्शन ये था कि जजेस सियासत नहीं करें जुडिशरी के साथ। अब ऑब्जेक्शन ये है कि सियासतदान सियासत नहीं करें जुडिशरी के साथ। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है एक स्टेप फॉरवर्ड था। हो सकता है ये 3 के बजाय ये 5 की कमेटी हो जाए, वो तो एक्सपीरियंस बताएगा। ठीक है, मास्टर रोल्स का जो कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूँ ये और ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। 3 नई टॉप सीनियर 5 जजेस की जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कमेटी होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो। ये नहीं हो कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि ये बेंच जो है इसने तो फैसला ही ये देना है, या ये बेंच इसने तो फैसला ही ये देना है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आप माजी के अंदर बता सकते थे कि एक पर्टिकुलर बेंच जो है उसका क्या फैसला होगा, तो आप खुद वाकिफ हैं। मलिक साहब, भारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो अब दफन हो गया है इस आइनी तरमीम के आने के बाद। हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, आपकी पार्टी जो है जुडिशल कमीशन को ज्वाइन करने जा रही है और आइनी बेंच बनाने में आपकी भी मुशावरत अगर वो ले रहे हैं तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है? देखें, मुनीर मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया। मुझे बताएं, जो प्रिंसिपल लिटिगेंट होता है, या वो फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान होता है या प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान होता है, जो आर्टिकल 199 में हो, या उसकी अपील जाए CPLA की सूरत में, या सुप्रीम कोर्ट में 184 में 185 में हो, या 212 में हो, या 184 में हो, तो बात यह है कि जो प्रिंसिपल लिटिगेंट है
उसके अख्तियार में हमने दे दिया कि वो ये भी फैसला करेगा कि मेरे खिलाफ बेंच कौन सा सूटेबल है। इसी तरह जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, नहीं रिटायर्ड जज के पास ले जाओ हमारे खिलाफ। मैंने परसों बल्कि 3-4 दिन पहले केस था, मैंने उनको बताया कि मेरे केस में आपने क्राइम किया है, मैंने उनको बताया कि आपने फॉर्म 47, 48, 49 किए हैं 12 फरवरी को, नोटिफिकेशन आपके अपने हाथ का है 11 फरवरी को। उसके बारे में जब जज, एक सिटिंग जज ट्रायल कर रहा था, तो अब आपको चूंकि पसंद नहीं आया कि इम्पार्शल स्क्रूटिनी हो जाए, आपने उससे मंगवा के आपने कहा नहीं मेरी पसंद का वो रिटायर्ड जज लगा दूं जो आपके इस फ्रॉड को पुटेग आउट ना कर सके। तो अब मुझे इसी तरह का काम अब यहाँ होगा। पहली बात तो ये है कि आपने 7 या 8 आपने वहाँ लगा दिए हैं हुकूमती नुमाइंदे या आप पॉलिटिशियंस लगा दिए। पाकिस्तान बार कौंसिल भी पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, हमें पाकिस्तान के तमाम मामलात को मद्देनज़र रख के देखना है ना। आपको याद होगा, मैं उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर ही था, हमारे ग्रुप में थे बल्कि फ़रोग नसीम, इससे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया था इसी तारड़ ने और एहसन भून ने। उसने कहा जी जो या मिनिस्ट्री करो या पाकिस्तान बार कौंसिल की मेंबरी रखो, और आज ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर भी है और लॉ मिनिस्टर भी है। कौन? अच्छा, उसका जो नुमाइंदा है वो भी सियासी है। अच्छा, आपने 8 प्रैक्टिकली सियासतदान बिठा दिए और 4 लगा दिए उसमें जजेस को, और या 5 जजेस को लगा दिए, जिसमें एक प्रिसाइडिंग जज होगा जो आईनी बेंच का होगा, वो भी आपने आईनी बेंच भी खुद बनाना है। अच्छा, बात यह है कि अगर आपने मेजॉरिटी अपनी भर के, अच्छा फिर आपसे बेहतर कौन जानता है, एक बात सिर्फ कर दो, फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और जो एग्जीक्यूटिव है, मुझे बता दें वाकई ट्रू सेंस में वो अगर अवामी नुमाइंदे हों तो हम 50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो दुरुस्त फैसले करें। अब देखें, जिसके पास फॉर्म 47 जाली पकड़ा के उसको वहां बिठा दिया और उसको उठा करके आपने कमीशन का मेंबर भी बना दिया और उसके जरिए आपने नॉमिनेशन करानी है, तो क्या हम इंसाफ करेंगे? शाहिद साहब, देखें, ये चीज़ आपके फ़ायदे में भी तो हो सकती है ना। आपकी PTI को अगर बेंच पे कोई जज पसंद नहीं है तो जुडिशल कमीशन के अंदर आपका PTI का नुमाइंदा बैठ के ये कह सकता है कि ये जज जो है ये तो फ़लाँ से मिला हुआ है, ये तो फ़लाँ के साथ जो है इसके राब्ते हैं, रिश्ते हैं, ताल्लुकदारी हैं। ये तो खुल के आप जो है जुडिशल कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पे बैठ के आप कह सकते हैं कि ये जज इस बेंच पे नहीं होना चाहिए। तो आपको भी फ़ायदा है। अगर आप पहले से जुडिशल कमीशन बना होता तो आप कितने एतराज़ात उठा रहे होते काजी फ़ाइज़ साहब पे कि चीफ साहब आपको इस बेंच पर नहीं होना चाहिए, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। तो ये जुडिशल कमीशन सियासतदानों को जो है इस तरह के खुल के बात करने का मौका भी तो फराहम कर रहा है ना। देखें, एक बात तो ये है कि हम अभी जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं किया हमने कि हमने जाना है या नहीं जाना। अच्छा, ये अभी नहीं किया? अभी नहीं किया, अभी भी फैसला नहीं किया? नहीं, अभी तो हमें कोई लेटर भी नहीं आया ना कि आप अपने कमीशन के नाम दें। अभी कमीशन का फैसला नहीं हुआ, पार्लियामानी कमेटी में तो हमने बाइकआउट किया था। तो ये आपको मौका नहीं मिलता, आपको ये खुल के बात जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं वो जुडिशल कमीशन में करें, वही बातें सुन ना। ये अभी हमारी कल मीटिंग है, इसी बहुत सारे और इश्यूज हैं, प्रॉबेबली ये मैटर भी आएगा वहाँ। तो हम एक इज्तिमाई तौर पर फैसला करेंगे कि हमारा क्या है। देखिए, हमारा बेसिक एतराज़ ये है जो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ शाहीन साहब कि ये बातें जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों के खिलाफ करते हैं वो जुडिशल कमीशन में बैठ के भी तो फिर आप कर सकती है। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम पार्ट बन जाएंगे, अगर हमारा मेन एतराज़ जो 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है उसका अगर वो फर्ज करो हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते, तो हो सकता है। लेकिन आपका मसला अगर हम कंट्रोल क्या है, आपका ये मसला नहीं है कि सियासतदान बैठ के जजों के बेंचों को बनाएंगे, आपको ये एतराज़ नहीं है सियासतदानों के हवाले से, आपको हुकूमत के कंट्रोल पर एतराज़ नहीं। हम ये कहते हैं कि देखें, बैलेंस चीज़ों को लिखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह रात की तारीकी में लोगों को उठा के अगवा करके इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने और सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस ने जिस तरह ये आइन की तरमीम की है, ये बदतरीन बदरुमा दाग है ये आप पार्लिमानी तारीख में, नंबर 1। और आज तो सामने आ चुका है ना कि किसको उठाया, किसको रिश्वत दी, किसको क्या किया, और उनकी सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। 2 बातें और आपके बंदे बात भी नहीं करते, सामने कहाँ आ चुका है, ना कोई बता रहा है, ना कोई अल्फिया बयान दे रहा है कि मेरे साथ ये हुआ। ये तो आप बार बार दोहरा रहे हैं। जान साहब देखें, अगर तो कोई रिश्वत ले चुका है, जो सामने जो रिश्वत ले चुका है या कोई लोटा बन चुका है, जिसके लिए काजी फ़ाइज़ ने जाते अपनी तो होंगे ना आपके पास, तो बार बार कहते हैं सबूत दें, आप सबूत क्यों नहीं देते? मुझे ये बताएं, ये कासिम रोंजो की स्टेटमेंट आई, रात को फिर दूसरी स्टेटमेंट कराई गई। कल मेरे साथ जावेद चौधरी के प्रोग्राम में डॉक्टर जरका थी, उसने कहा जी मैं आई वॉज अंडर कस्टडी, मुझे लाए गए थे,
मेरे बेटे को उठा लिया, अगवा कर लिया था, मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि मैं वोट फिर भी नहीं दूंगी। वो देती ना देती बात की बात है, उसकी स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, या तो उसको डिनाई करें कि नहीं जी नहीं उठाई गई थी। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे बता दें जिस अंदाज से रात की तारीकी में क्या इमरजेंसी थी। अच्छा, फ़र्ज़ करें इनके नंबर पूरे हैं, फ़र्ज़ कर देते हैं, तो वो महीने में भी हो सकता है, वो 10 दिन में भी हो सकता है। आप सबको पढ़ने का मौका दें चीज़ों तो फिर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना पड़ता ना, तो बन जाता। क्या हर्ज थी? देखिए, मुझे बताएं प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअली, विद रिस्पेक्ट टू एवरी जज, या अफरीदी साहब बहुत इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट जज है, हम उसको मुखालफत नहीं करते, बट एक की मुखालफत करके देख लिया ना, अब दूसरे की भी कर ले। देखें, एक की मुखालफत की थी ऑन प्रिंसिपल स्टैंड, अब फिर गलती मानी भी थी आपने ऑन प्रिंसिपल स्टैंड। आज भी मुझे बता दें मतीउल्लाह जान, मैं एक बात पहले ये करके फिर उस पर आता हूँ, मुझे बता दें प्रोफेशनली एंड इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंस के लिहाज से मंसूर शाह फार बेटर है याया अफरीदी साहब से। अच्छा, विदाउट आपने अभी से कंपैरिजन शुरू कर दी? अभी से नहीं, ये ठीक है, 10 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं मुनीर मलिक साहब जज उनका चलें, ठीक है, ये तो अभी वक्त तो आएगा, अभी तो बतौर चीफ जस्टिस। और जहाँ तक आपने काजी फाइज़ साहब की बात की, हम अपनी, उस वक्त मैं पीटीआई में नहीं था, मगर हामिद खान साहब हमारे लीडर थे, हैं आज वो भी पछता रहे हैं। पीटीआई में होते हुए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो तहरीक चलाई इन फेवर ऑफ काजी फाइसा, और हम उनके साथ खड़े थे। चलें, ठीक है, लेकिन उनका जो मुतासिब होना और बदतरीन जज साबित उसने अपने किरदार से किया। अगर वो अपने किरदार से अच्छा जज साबित करते तो हम उनके साथ खड़े होते। एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मुनीर मलिक साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि मलिक साहब, इस तरह की जब आईनी तरमीम लाई जाए जिसमें अदलिया का पूरा ढांचा ही जो है उसकी शक्ल बदल दी जाए, तो ऐसी सूरत हाल में एक अटॉर्नी जनरल का क्या किरदार होना चाहिए? आप भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं। ये सवाल मैं छोड़ के एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे।